अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? लो जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपने पूरी वीडियो देखनी है। चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ ये एंटी टेस्ट में भी आते हैं, हर यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में, और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसमें से एक या दो एमसीक्यूज़ आने हैं जी। शुरू करते हैं जी बच्चों। बहुत ही तवज्जो से सुनने वाला लेक्चर है। चैप्टर 3 में सबसे पहले ये देखें, आपको एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है 3x3 का। इसमें मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये जो रेड वाले हैं इसमें याद रखें। ये देखें आई और जे की पोजीशन इनमें सेम है, 1 1 2 2 और 3 3। इसमें आई और जे का चक्कर जो है ना, ये आपने समझना है। तो ये डिफरेंट पोजीशंस हैं। 1 1 का मतलब इसमें आई 1 जे भी 1, ठीक है, यानी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 2 का मतलब है फ़र्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको बुनियादी आती हैं। अब हम काम की तरफ आते हैं। आपको डेफिनेशन जो है वो एमसीक्यूज़ डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से, स्केलर के हवाले से या यूनिट मैट्रिक्स के हवाले से, आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यही चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं जी। लो जी, डायगोनल की डेफिनेशन ये है, याद रखें। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ये जो रेड वाली लाइन है ना, मेन डायगोनल इसको कहते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो लाजमी होना चाहिए। सारे नॉन ज़ीरो हो जाएं, रेड वाले तीनों, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन कम से कम ये सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। रेड वाले एक कम से कम ज़रूर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और बाकी जो ब्लैक वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, तब डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो ये देखें, इधर जो ब्लैक वाले हैं इनमें गौर से देखें, आई और जे के नंबर्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, दोनों अनइक्वल हैं। लेकिन रेड वाली लाइन में आप देखें, मेन डायगोनल में, इसमें आई और जे ये दोनों बराबर हैं। तो ये चीज़ें बार बार इस्तेमाल होनी है। ये देखें, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आई और जे जहाँ बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, और जहाँ पे आई और जे बराबर हैं, यानी मेन डायगोनल की बात हो रही है, वहाँ पे एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यानी वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों चाहे नॉन ज़ीरो हो जाएं, ठीक है। स्केलर में क्या होगा, स्केलर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। पहली बात ये याद रखें, ये तीनों जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो प्यारे बच्चों तवज्जो कीजिएगा, स्केलर में अब क्या चेंज आएगी। स्केलर का ये ऊपर वाला हिस्सा वही है, यानी ये ब्लैक वाले इसके सारे ये ज़ीरो होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब तीनों नंबर जो हैं वो एक जैसे होंगे, कांस्टेंट नंबर होगा, कोई 2 2 2 3 3 3 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ये तीनों रेड वाले जो हैं ये इक्वल अगर हों तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट पे क्या होगा कि ये रेड वाला एरिया, मेन डायगोनल में एलिमेंट्स जो हैं सेम वही सारा, ठीक है जी, ब्लैक वाले सारे ज़ीरो, और ये रेड वाला एरिया जो है ये सारे के सारे 1 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे एक और एमसीक्यूज़ इस तरह का भी आता है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर m/n है, ये m/n का मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसी तरह बी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर ये है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरतीब से, तो फिर ए बी नया मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखें, ये आपने दोनों लिखे हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल तब होते हैं जब इनका ये वाला नंबर सेम होता है जी। ये देखें, पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और जो दूसरे वाला है उसके नंबर ऑफ़ रोज़, यानी इस तरह जो होंगे ये सेम होने चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिंपल ये याद रखें, एम पी आपके पास आ गया, एम क्रॉस पी, ये ए बी का ऑर्डर आ गया जी। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि जी ए बी के ट्रांसपोज का क्या होगा, तो ए बी का आपने निकाल लिया, इसको आप उल्टा दें। अगर आपको बी ए का पूछे तो बी ए का तो पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है भाई। वो क्यों? अगर आप इसको पहले रखें इसको बाद में रखें तो फिर ये वाले नंबर जो हैं वो सेम ही नहीं आ रहे, ठीक है। जैसे ये देखें, एन क्रॉस पी मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एम क्रॉस एन जो है वो मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो ये नंबर तो सेम ही नहीं आ रहे। इसका मतलब इस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होनी, इसलिए मैंने लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल। उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे हैं जी, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं माय डियर। लो मेरे प्यारे बच्चों तवज्जो कीजिएगा, को फैक्टर्स की बात होगी। इसका एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है जी। ये मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है 3x3 का, वो आपसे ये पूछ सकता है जी बताएं जी A12 की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखें, कैपिटल स्टाइल में इस तरह जो लिखा होता है ये को फैक्टर्स होते हैं। को फैक्टर क्या चीज़ है? को फैक्टर एक कांस्टेंट नंबर है, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये इसका फार्मूला है जी, ये कॉल,
ठीक है। -1 की पावर में आपने यहाँ पे जो i और j होंगे इनको ऐड कर लेना है, और साथ में ये जो माइनर है ये, ठीक है, माइनर लेना है। माइनर क्या होता है बताता हूँ आपको। अगर आप A12 की बात करें तो इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आप चले जाएं, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें आप, बाकी आपके पास क्या बचा 6 3 4 2। ये जो 4 एलिमेंट आपके पास बचे हैं इसको माइनर बोलते हैं, M12 बोलेंगे, ठीक है। और शुरू में माइनर के साथ क्या लिखना है आपने, -1 की पावर में आपने 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो ये याद रखिएगा, अगर ये एडिशन ऑड आ जाए तो माइनस यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये 1 + 2 3 आ रहा है, ऑड नंबर है तो ये माइनस लिखेंगे। साथ में ये जो माइनर आ गया आपके पास, माइनर जो है ना वो एक्चुअली 2/2 डिटर्मिनेंट होता है जी, ठीक है, जो मैंने यहाँ से लिखा है जी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, बाकी जो 4 एलिमेंट हैं उनका आप डिटर्मिनेंट बना लें और इसको आगे सॉल्व कर लें जी। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ये 12 आ रहा है, माइनस ये भी 12 आ रहा है, तो 12 - 12 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ ये माइनस जो है नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये हमारा A12 का आंसर आ गया। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। इस तरह कोई भी कोफैक्टर हो सकता है, ठीक है, A32 A23, तो वो ऐसे ही सारा इसको कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने एक समझा दिया है, अब ज़्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर हमने लगाना। ये इसका कोफैक्टर का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है जी। अब इसी को मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम यूँ लिख सकते हैं, और डिटर्मिनेंट के हवाले से भी MCQs पूछा जा सकता है। ये देखें डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये मैंने फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड किया है। तवज्जो कीजिएगा, A11 A21 A31, ये देखें A11 A21 A31, ये एलिमेंट्स लिखने हैं। साथ में अगर ये 1 1 है तो कोफैक्टर A11 आ जाएगा, 2 1 है तो 2 1 आ जाएगा, 3 1 है तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है जनरल फॉर्म में। ये भी एक तरीका मैंने लिखा है। ये देखें ये कॉलम नंबर 2 से मैंने इसको एक्सपेंड किया हुआ। ये देखें 1 2 2 2 3 2, 1 2 2 2 3 2। तो जो 1 2 आया है साथ में कोफैक्टर भी 1 2 आ जाएगा, और कोफैक्टर इसी तरह कैलकुलेट करना है जैसे मैंने ऊपर आपको बताया जी, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैंने आपको इसका हिंट मेन बता दिया जी। ये वाला MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में अक्सर आता है जी। ये देखें ये एक मैट्रिक्स है 3/3 का, अगर आप उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आप इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे और इस K को बाहर निकालेंगे तो हर रो में से 3/3 ऑर्डर है ना, 3 रोज़ हैं या 3 कॉलम्स हैं, तो हर रो में से एक K बाहर निकलेगा। तो सिंपल आपने ये जाएगा, तो सिंपल आपने ये याद रखना है, जितना ऑर्डर होगा उतनी आपने इसकी पावर बना देनी है। जैसे ये देखें ये 3/3 का है, ये नंबर बाहर क्या है 2 है, तो आप 2 की पावर जो है वो 3 बना दें। ऑर्डर 3/3 है ना, तो और इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 8 बनेगा 8। तो ये चीज़ें आपने समझ लेनी है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर भी देखना है आपने। अगर ये ऑर्डर 2/2 होगा तो फिर 2 की पावर 2 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे चलते हैं जी प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा। ये इस तरह का MCQs अक्सर मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में देखा है डिफरेंट बोर्ड्स में, कि ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, वो कहता है जी अगर ये डिटर्मिनेंट सिंगुलर है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर है, तो ये x अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो ये सिंपल आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना है और सॉल्व करना है, इसके अलावा इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल बच्चों इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो इसी तरह आपने x की वैल्यू निकाल के आंसर टिक करना होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स फिर मैंने उसी तरह लिखा है एक दफ़ा फिर। ये मेन डायगोनल आपको नज़र आ रहा है, और बाकी ये मेन डायगोनल से ये अपर वाला हिस्सा है और ये लोअर वाला हिस्सा है। बच्चों आपने याद रखना है, इस मेन डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको गौर से देखें ज़रा। ये देखें 1 2 1 3 2 3, इसमें पहले वाला नंबर दूसरे से छोटा है। ये देखें 1 3 2 3, ठीक है। लेकिन इस मेन डायगोनल से नीचे वाले नंबर जो होंगे, मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले जो नंबर होंगे उनमें आप देखें I की वैल्यू J से ग्रेटर है। तो अगर ये नीचे वाले 0 हो जाएं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो ये आपको चीज़ें अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है जी। ऊपर वालों में देखें I लेस दैन J है, अगर ये 0 हो जाएं तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जी बच्चों, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद रखें, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, पहले यहाँ से समझें आप। ये देखें इनकी ये जो पोजीशंस हैं ना, इन पे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। अब ये पोजीशंस क्या हैं,
ये पोजीशन है A12 और ये A21 है, ठीक है। यानी A12 जो है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज ये देखें AIJ, इसका जब ये ट्रांसपोज का निशान है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये AJI बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास A12 है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा। तो इन पोजीशंस के ऊपर जो है एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये देखें सेम नज़र आ रहे हैं आपको। और ये है इसका मेन डायगनल। मेन डायगनल के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे ज़ीरो नहीं रखने हैं आपने, ठीक है। रियल आपने रखने हैं और सारे ज़ीरो नहीं रखने हैं। सिमेट्रिक में ये आपने बात याद रखनी है जी। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, आप देखें ये इन पोजीशंस के ऊपर अब क्या है, बिल्कुल सेम नहीं है बल्कि एक दूसरे का नेगेटिव है ये, ठीक है। इसका नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर लिखने की ये आपने पहचान याद रखनी है आपने। और इसका मेन डायगोनल जो है वो 0 0 ही होना चाहिए, 0 0 के अलावा कुछ नहीं रखना आपने। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आप देख लें यहाँ पे कि अगर हम किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट का ट्रांसपोज लें, IJ को JI में कन्वर्ट कर दें, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ओरिजिनल के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव होने चाहिए। अगर यहाँ -5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, ये 6 है तो -6 होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे दोनों I और J इक्वल है, इट मीन्स मेन डायगोनल की बात हो रही है, वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि हर्मिशन की। हर्मिशन में क्या होता है कि आप किसी एलिमेंट का जो है आप ट्रांसपोज लें, यानी IJ से JI में आप उसको शिफ्ट करें और उसका कॉन्जुगेट लें, तो वो उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब आप देखें, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये हर्मिशन की पहचान है। इसका जो मेन डायगोनल है उसके अंदर जो है वो रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कोई नहीं होना चाहिए, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो आगे मैं आपको बताता हूँ स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन में जो कंडीशन है वो ज़रा ये देखें, ये आपको याद रखनी है, तवज्जो कीजिएगा कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का ट्रांसपोज लें और उसका कॉन्जुगेट लें तो वो उस एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। IJ से आप JI में कन्वर्ट कर लें ट्रांसपोज का निशान हटा के, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ये याद रखनी है, इसकी जगह ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। मेन तो ये है लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है आपने। तो मैट्रिक्स में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे इसको सेट कर सकते हैं। एक बात याद रखें, स्क्यू हर्मिशन में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स या सारे ज़ीरो होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, सारे कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, और उनका जो रियल पार्ट है वो नहीं होना चाहिए, वो ज़ीरो होना चाहिए। फिर सुने, मेन डायगोनल में या तो सारे ज़ीरो हो जाएं या फिर सारे कॉम्प्लेक्स हो जाएं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर वो वाले लेने हैं जिनका रियल पार्ट ज़ीरो हो, ठीक है। ये ख़ास बात है स्क्यू हर्मिशन के अंदर। अब जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या चीज़ होनी चाहिए, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ और इसमें ऐड करूँ तो ज़ीरो आना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट लूँ और इसमें ला के ऐड कर दूँ तो ज़ीरो आंसर आना चाहिए। ये स्क्यू हर्मिशन की कंडीशन है जो कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ सकती है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अगर मैं 2 का कॉन्जुगेट लूँ तो 2 तो है ही रियल, तो यही रहेगा ना, तो इसमें ला के इसमें ऐड करूँगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला मैट्रिक्स है ये भी स्क्यू हर्मिशन है। और इनके सेंटर वाले एलिमेंट्स में आप ज़रा गौर कीजिएगा, 3I है, मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ और इसी में ऐड करूँ तो ज़ीरो आ जाएगा। ये देखें इधर 3I में इसका कॉन्जुगेट मैं ऐड करूँगा तो ये -3 आयोटा बन जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसकी मेन कंडीशन है पूरे मैट्रिक्स के अंदर के जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं ट्रांसपोज के हवाले से, एक का कॉन्जुगेट लेकर दूसरे में ऐड करें तो ज़ीरो आना चाहिए। ये इसकी मेन कंडीशन है स्क्यू हर्मिशन की। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लो बच्चों, अब आगे एचिलॉन फॉर्म जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सारी मैंने एचिलॉन फॉर्म लिखी हुई हैं, ये फिर मैंने इनको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ये देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये फिर मैंने इसके रैंक बताए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एचिलॉन फॉर्म क्या होती है। एचिलॉन फॉर्म ये है कि फ़र्स्ट रो में जो पहला नॉन ज़ीरो है, हर रो में
फर्स्ट नहीं, हर रो में ये कंडीशन है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो शुड बी इक्वल टू 1, और जहाँ पर भी 1 आएगा उसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये याद रखें दूसरे एंगल से कि जैसे ही हम एक रो से दूसरी रो में जाएंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होने चाहिए। जैसे फर्स्ट रो आप देखें, इसमें ज़ीरो कोई भी नहीं है ना, लेकिन सेकंड में 1 ज़ीरो आ गया, थर्ड में 2 ज़ीरो आ गए हैं, फोर्थ में 3 ज़ीरो आ गए हैं। सो फॉर एवरी नेक्स्ट रो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो पहला एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो वो शुड बी इक्वल टू 1, उसके नीचे ज़ीरो होने चाहिए। सेकंड रो में ये देखें, ये नॉन ज़ीरो, पहला नॉन ज़ीरो 1 है, उसके नीचे ज़ीरो आ गए, इसके नीचे ज़ीरो आ गए। अब ये लास्ट में ये जो 1 है इसके नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो नीचे ज़ीरो शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें आपको सारी यहाँ पे मिलेंगी। अब इसमें आके आप चेक कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना इसको स्टडी कीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर हम इसकी बात करें ये लास्ट वाले की, अब देखें फर्स्ट रो में ये ज़ीरो कोई मसला नहीं है, चलते जाएं आगे। तो ये पहला नॉन ज़ीरो आया है, ये 1 है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस रो में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं स्टार्टिंग में, तो नेक्स्ट रो में 3 होने चाहिए अब। ठीक है जी। तो 3 के बाद फिर यहाँ पे मैं पहुँचा, तो ये नॉन ज़ीरो आ गया मेरे पास, ये भी 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1 है। तो ये सारी एचेलॉन फॉर्म लिखी हुई है। अगली रो में तो 4 ज़ीरो होना चाहिए, जब मैं 4 ज़ीरो लगाऊंगा तो आगे तो एलिमेंट की स्पेस ही नहीं बची। ठीक है। तो इस वजह से ये भी एचेलॉन फॉर्म है। 1 जहाँ पे भी आपको मिला है उसके नीचे ज़ीरो होने चाहिए सारे। इसको ज़रा देखें, ये वाला जो है ये 3/4 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में ज़ीरो है ही नहीं, लेकिन पहला नॉन ज़ीरो जो है वो 1 है, उसके नीचे ज़ीरो हो गए जी। अब सेकंड के अंदर जो है इकट्ठे 2 आ गए हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इंक्रीज़ होने चाहिए, पहले में ज़ीरो कोई भी नहीं था, अब नेक्स्ट में 2 आ गए, और पहला नॉन ज़ीरो 1 है, 1 के नीचे ज़ीरो है। अगली रो में जो है वो ज़ीरो इंक्रीज़ हो गए हैं, 2 से 3 हो गए, और पहला नॉन ज़ीरो जो है वो 1। तो मुझे उम्मीद है ये एचेलॉन फॉर्म की ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में और इसमें क्या फ़र्क होता है, वो छोटा सा फ़र्क है, वो देख लें। एचेलॉन फॉर्म में जहाँ जहाँ 1 आएगा उसके नीचे तो ज़ीरो होते ही हैं, लेकिन रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जहाँ भी 1 आ रहा है उसके ऊपर भी ज़ीरो होने चाहिए। अगर ऊपर भी ज़ीरो कर देते हैं तो वो रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी। जैसे आप ये वाला मैट्रिक्स देख लें, इसका ये जो 1 है इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये वाला 1 देखें, इसके नीचे तो ज़ीरो हैं पहले से, लेकिन इसके ऊपर भी अगर ज़ीरो कर दें इसको, और ये वाला जो 1 है इसके ऊपर ये 2 एलिमेंट ये भी ज़ीरो हो जाएं, तो ये रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी। और इनको मैंने ये रेड जो है ना वो ज़ीरोस लगा के मैंने शो किया हुआ है कि मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाती है। जो सिंपल आपने ये याद रखना है कि एचेलॉन फॉर्म में जहाँ जहाँ 1 आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर वाले हिस्से में भी ज़ीरोज़ अगर मौजूद हैं तो वो रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। इन सब में आप देख लीजिएगा मैंने ऐसे किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है रैंक क्या होता है। जब हम रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म किसी मैट्रिक्स की हासिल कर लेते हैं तो फिर हमने देखना होता है कि उसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। तो ये पहले मैट्रिक्स में देखें, ज़ीरो रो याद रखें वो होती है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो। तो इसमें किसी रो में भी सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं हैं, तो ये चारों की चारों नॉन ज़ीरो रोज़ कहलाएंगी, तो इसका रैंक 4 होगा। इसमें आप देखें, इसमें आखिरी रो जो है सारी ज़ीरो हो गई है, लेकिन पहली 3 जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका रैंक 3 होगा। इसमें देखें तीनों जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, रैंक 3 हो गया। इसमें देखें आखिरी 2 जो हैं ये दोनों ज़ीरो रोज़ हो गई हैं। ठीक है। और पहली 2 जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका रैंक फिर ज़ाहिरी बात है 2 होगा, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। तो मुझे उम्मीद है आपको एचेलॉन फॉर्म, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म और रैंक की समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा जी। अब बच्चों हम बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है। 2 होते हैं, एक होता है नॉन होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। पहले नॉन होमोजीनियस में आपको बता रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशंस से आपको 3 नज़र आ रही हैं। अगर इसके इक्वल में ये जो कांस्टेंट्स हैं ये सारे ज़ीरो ना हों, एटलीस्ट अगर एक भी नॉन ज़ीरो हो, तो हम इस सिस्टम को नॉन होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये भी कंडीशन है कि जो कोफिशेंट्स हैं ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये 2 बातें अगर हों तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
तो इसमें वेरिएबल आपको दो नज़र आ रहे हैं। अगर हम ये कांस्टेंट की जगह पे एक और वेरिएबल ले लें z1 z2 z3, तो ये सिस्टम इसमें 3 वेरिएबल आ जाएंगे। इस वक्त इसमें वेरिएबल जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। बहरहाल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नॉन होमोजीनियस में अब हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। अगर तो नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन पॉसिबल हो, यानी उसका कोई एक सोल्यूशन आ जाए या उसके बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस आ जाएं, इन्फिनिट मैनी, तो इस सूरत में हम सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन जो जब अगर निकलेगा इसका सिस्टम का, तो उसमें ये चीज़ लाजमी होगी, ये जो आपको नज़र आ रही है। ये चीज़ क्या है? ये लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है वो कौन सा बनेगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। और अगर यहाँ पे Z1 Z2 Z3 भी हैं तो उनके कोफिशिएंट्स हैं हम ले लेंगे, तो इसको हम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा कि ये फर्स्ट कॉलम, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और इसके साथ ये कांस्टेंट्स का कॉलम भी जब आप मिला लेते हैं तो उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं जी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोफिशिएंट वाला रैंक दोनों बराबर होते हैं, और जितना रैंक ये होता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी उतने ही होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम जो आपको नज़र आ रहा है इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो इस सूरत में अगर यूनिक सोल्यूशन आप इसका निकालते भी हैं तो कोफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स, इसका भी आंसर 2 आएगा, इसका रैंक भी, और इसका रैंक भी 2 आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 हैं। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछता है, इस तरह का सिस्टम देने के बाद वो आपसे पूछता है जी बताएं जी इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या होगा, तो आपने वेरिएबल चेक कर लेने बस, ठीक है। जबकि वो आपको बताएगा कि इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक है। अगर वो यूनिक सोल्यूशन बताए तो आप सिंपल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स देख के आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट का रैंक क्या है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या है, ठीक है। अगर वो बोले कि ये सिस्टम जो है इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं है बल्कि इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस हैं, तो उस सूरत में ये चीज़ आप याद रखिएगा, इन दोनों का रैंक तो बराबर होगा लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल से हमेशा लेस होगा। मिसाल के तौर पर अगर इसी सिस्टम की मैं बात करता हूँ, वो कहता है कि जी इस सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो इन्फिनिट मैनी है, तो आप बताएं अगर इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। तो मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें वेरिएबल 2 हैं, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि इसका रैंक नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम होना चाहिए। तो 2 तो इसमें वेरिएबल मौजूद हैं, तो इससे कम तो फिर 1 होगा, तो इसका मतलब रैंक जो है वो मैं 1 बता सकता हूँ यहाँ से, यानी बगैर इसको सॉल्व किए मैं रैंक बता सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इन दोनों सूरतों में सिस्टम का जो सोल्यूशन है, सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं जी। अच्छा, अब अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन ही पॉसिबल ना हो, सोल्यूशन ही उसका ना निकले, तो हम सिस्टम को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और इस सूरत में ये चीज़ लाजमी फिर होगी, कोफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स है उसका रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है वो हमेशा दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इससे बहुत सारे रिज़ल्ट्स और MCQs जो हैं वो आप जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो बच्चों हमारे पास है होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। पहले मैंने आपको नॉन होमोजीनियस बताया, तो होमोजीनियस में क्या होता है, बात फिर वही, यहाँ पे कांस्टेंट्स ले लें या एक तीसरा वेरिएबल ऐड कर लें, दोनों सूरतों में लीनियर इक्वेशन ही होगी। ये लीनियर इक्वेशन, ये जो सिस्टम नज़र आ रहा है विद 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल x एंड y। तो होमोजीनियस में ये होता है कि इक्वल में ये जितने भी कांस्टेंट हैं ये सारे ज़ीरो होते हैं, तो इसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इस सूरत में क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम जो भी होगा वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, यानी उसका सोल्यूशन ज़रूर पॉसिबल होता है, ठीक है, ऑलवेज़ कंसिस्टेंट। लेकिन वो सोल्यूशन जो है वो किस तरह के हो सकते हैं? नंबर 1, पहला सोल्यूशन तो इस तरह का हो सकता है, देखें 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल नहीं है, अगर आप इनकी जगह Z1 Z2 और Z3 रख लें तो फिर ये तीसरा वेरिएबल भी इसमें आ जाएगा। तो बहरहाल वेरिएबल इसमें 2 हैं या 3 हैं, तो तीनों वेरिएबल्स या दोनों वेरिएबल्स 0 0 0 होने चाहिए। तो इस किस्म का सोल्यूशन जो होता है जिसमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हों, उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ट्रिवियल सोल्यूशन जब किसी होमोजीनियस सिस्टम का एग्जिस्ट करता है तो उसमें ये चीज़ लाजमी होगी, आपने याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा हमेशा, ठीक है।
अच्छा, 0 0 0 के अलावा जो सोल्यूशन अगर किसी इस होमोजीनियस सिस्टम का निकलता है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल में जो है वो 0 0 0 को छोड़कर ये एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि यूनिक जो है वो यही है, बस 0 0 0। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, वो नॉन ट्रिवियल के केस में होगा होमोजीनियस सिस्टम के लिए, और उसमें ये चीज़ लाजमी होगी। इसकी पहचान हमेशा हम यहाँ से करते हैं जी। यानी आपसे वो सिस्टम दे के वो आपसे पूछे जी बताएं जी इसका जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो आप बोलेंगे कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए तो आप बोलेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन है। समझ आ गई आपको? तो इस तरह बड़ी आसानी से ये MCQ जो है वो कवर किया जा सकता है किसी भी लेवल पे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने शेयर भी करना है, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इसकी प्रैक्टिस शीट जो है बोर्ड के MCQs की लाजमी आपने देख लेनी है, ताकि MCQs की परफेक्ट तैयारी हो जाए आपकी। अल्लाह हाफिज़।